हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। क्लास 12th दिन है आपका नेक्स्ट टॉपिक का। मैंने आपको बता दिया था आर्टिकल और स्पीच, ये सभी कंपोजिशन ग्रामर में आते हैं। लेटर राइटिंग भी कंपोजिशन ग्रामर में आता है। आपका जो टॉपिक चल रहा था आर्टिकल ऑब्लिक स्पीच। क्या है आर्टिकल स्पीच? जिस प्रकार से आपका लेटर राइटिंग 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, उसी प्रकार से आर्टिकल और स्पीच ये भी आपका 7 नंबर का ही आता है। 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपका आर्टिकल और एक मिलेगा आपका स्पीच। इसमें आपको चुनना है कि आप कौन से थीम, कौन से शीर्षक को अच्छे से लिख सकते हो। एक आपको आर्टिकल आएगा और अथवा और में स्पीच आएगा किसी अलग थीम पर। मान के चलिए ये थीम आपको, जैसे कि आर्टिकल में थीम आता है करप्शन और स्पीच में आपको थीम आता है प्राइस राइज यानी कि महंगाई। तो आपको अच्छे से ग्रामर और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कौन से शीर्षक को आप अच्छे से लिख सकते हो वो आपको चुनना है। प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लेख। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लेख। आर्टिकल माने सामान भी होता है। आर्टिकल आपका डिटरमाइनर्स भी है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा कि डिटरमाइनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स। उनमें 3 हैं, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट, ए एन डी, जिसको अपन ए और एन को ए और अन भी बोलते हैं। ए को ए भी बोलते हैं, ए एन को एन और अन भी बोलते हैं, और दी को अपन द, दी और दी बोलते हैं। दा नहीं बोलते कभी। डू नॉट प्रोनाउंस द वर्ड THE एज दा। द वर्ड THE इज प्रोनाउंस्ड एज द, दी एंड दी। दा नहीं, द, दैट, इस प्रकार से बोला जाता है। डिटरमाइनर्स में आपका ए एन दी, दिस दैट, दीज, दोज, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, एटिल, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये आपके क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं। आपने पढ़े होंगे निर्धारक शब्द। बात करते हैं आर्टिकल स्पीच की। आपको आर्टिकल और स्पीच क्लास 12th में जो आते हैं वो सब करंट अफेयर्स के आते हैं। वर्तमान परिदृश्य क्या है संसार में, भारत में और राज्य स्तर पर, किस तरह की एक्टिविटीज, गतिविधियां चल रही हैं, विशेषकर इसके ऊपर आपको आता है। जैसे कि मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, द डिजास्टर कॉज्ड बाय टेररिस्ट या डिजास्टर ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का विनाश। यह थीम हो सकता है आतंकवाद, टेररिज्म ए बर्निंग इश्यू, आतंकवाद एक ज्वलंत मुद्दा, नंबर 1। दूसरा, अपने इंडिया में संसार के स्तर पर भी चल रहा है करप्शन, भ्रष्टाचार। तीसरा, प्राइस राइज, महंगाई। चौथा, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। पांचवा, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। छठवां, आपका जैसे कि आता है यूथ के ऊपर, युवा।
यूथ एंड ड्रग्स, युवा और नशीले पदार्थ। आजकल युवाओं में नशीले पदार्थ लेने का बहुत ही प्रचलन है। युवा गलत दिशा में जा रहे हैं नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए। इसकी ओर ध्यान देते हुए बहुत ही ज्यादा अपने शिक्षाविदों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारकों ने बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम भी चलाए हैं जिससे कि युवाओं को भटकने से रोका जाए। इसके अलावा युवाओं की बात करते हैं, यूथ एंड ड्रग्स के अलावा द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं यहां विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, या जो मैं बात करता हूं द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, घर में मां का स्थान, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, को एजुकेशन, सहशिक्षा, यह है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का महत्व। ये ऐसे इश्यू हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। वर्तमान में इश्यू की बात करते हैं, योगा वाला जो है वो भी इश्यू चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से यहां हम जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं और उन पर ही हमें कुछ न कुछ लिखना होता है और शीर्षक उन्हीं में से विशेषकर आता है। दूसरी बात, हमारी बुक्स हैं, हमारी किताब हैं और उन किताबों में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो वर्तमान परिदृश्य से जोड़ती हैं। मैं आपको बात करता हूं, आपके किताब में चैप्टर फर्स्ट दे रखा है वाटर, ए ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ, जल जीवन का सच्चा अमृत। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बहुत ढंग से पढ़ना है बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आर्टिकल स्पीच बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्यार्थियों को यहां परेशानी ये आ जाती है कि यदि आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसमें से पढ़ा हुआ नहीं आता है तो आप क्या करें, किस प्रकार से आप उसको लिखें या लिख पाएंगे। ये चीज यहां दी गई है, किस प्रकार से आप जो भी थीम आता है आपका और उस थीम को आप नहीं लिख पाए। यदि आपने वो थीम, वो शीर्षक, वो विषय वस्तु यदि पढ़ी है तो आप उसको आराम से अच्छे तरीके से लिख सकते हो और स्वयं भी बना करके लिख सकते हो। लेकिन कोई ऐसा थीम आ जाता है जिसमें आप शीर्षक का हिंदी अनुवाद तक नहीं कर पाए तो आपको उसे लिखना, कंपोज करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब हमें शीर्षक का विषय वस्तु ही नहीं पता, जब हम जानते ही नहीं कि शीर्षक क्या कह रहा है, what is the theme of the title, if we don't know about the title then we can't write any article, any speech in our examination. So first of all you have to know or you have to study so many issues. आपको बहुत सारे मुद्दे इसमें पढ़ने, बहुत सारे शीर्षक पढ़ने हैं जिससे कि आपकी विचार शक्ति बढ़े। प्रिय विद्यार्थियों, पहला चैप्टर मैंने बताया था वाटर, जल। जल की बात करते हैं तो इस पर आपका क्या कहते हैं शीर्षक जो है बन सकता है। नंबर 1 वाटर क्राइसिस, जल संकट, या वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, अच्छे तरीके से आप शुरुआत यदि करते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आप पहला आप शुरुआत अच्छे से करते हो तो अब लास्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जाता है। दूसरी बात, यहां वाटर क्राइसिस या वाटर कंजर्वेशन, जल संकट या जल संरक्षण, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जल संरक्षण की बात करते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो यह अति आवश्यक है कि जल के ऊपर हम शीर्षक को निश्चित ही पढ़ें। जल संकट क्या है, जल जो संरक्षण है, कंजर्वेशन, वो कैसे करना है। प्रिय विद्यार्थी, कोई भी कंपोजिशन लिखते हैं तो शुरुआत में उसके कारण, समस्या, उसकी डेफिनेशन ये लिखी जाती है, बीच में उसके प्रभाव लिखे जाते हैं, कॉज एंड रिजल्ट क्या है,
और लास्ट में लिखा जाता है सजेशन, सुझाव, एडवाइस, उपाय। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ यूर प्रॉब्लम, समस्या जो है उसके क्या उपाय हैं, क्या उपाय आप देना चाहते हो वो लिखते हैं। जैसे कि जल संकट की बात करते हैं, जल संकट में शुरुआत में कारण देने हैं। जैसे कि आप बात करते हो वाटर कंजर्वेशन की, जल को कैसे संरक्षित रखना चाहिए, तो आपको यहां संरक्षण का डेफिनेशन लिखने के बाद संरक्षण कैसे करना चाहिए ये लिखने के बाद आप बीच में इसके प्रभाव भी लिखोगे कि जल को संरक्षित नहीं किया जाता है, देयर वुड बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध होगा। किस पर? जल पर। क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस विल ट्राई टू कैप्चर और ट्राई टू टेक पोजेशन द वाटर सोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश हैं उनके जल संसाधनों पर वे लोग कब्जा करने की कोशिश करें, क्योंकि संकट, कोई भी चीज की कमी जो होती है वही निश्चित रूप से युद्ध का कारण बनती है, विश्व युद्ध का कारण बनती है। तो यहां कमी होगी पानी की तो दिक्कत आएगी। संरक्षण और क्राइसिस दोनों को कनेक्ट करके यहां अपन लिखेंगे। दूसरी बात, आपका एक चैप्टर का नाम है ड्रॉट, जिसमें बंगाल में एक परिवार होता है, वीवा फैमिली, जुलाहा परिवार गफूर का। वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है अकाल के दौरान। ड्रॉट मीन्स होता अकाल। कहते कैसे हैं अकाल? कैन यू डिफाइन मी? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट? अकाल की क्या परिभाषा है? अकाल का मतलब होता है ड्रॉट इज द प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन ऑफ रेनलेसनेस, लंबे समय तक वर्षा विहीनता की स्थिति। और हम तो उस राज्य में निवास कर रहे हैं, राजस्थान में, जो पहले ड्रॉट का एक क्षेत्र रहा है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट, इस राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण। दूसरा बात करते हैं, आपका एक चैप्टर दिया गया है योगा, योग वाला चैप्टर। तो योग वाले चैप्टर में आपको योग के ऊपर सीखना है, लिखना है, यानी कि हाउ योगा हील्स, कि योग कैसे स्वस्थ बनाता है। योग के बारे में आपको यदि शीर्षक आता है तो फिर उसमें लिखना है। कारण क्या है आपको वो पाठ में भी दिया गया है। तीसरी बात, आपको आता है द हैबिट ऑफ रीडिंग, पठन की आदत, ये शीर्षक आता है। तो आपको पढ़ने की जो आदत है, क्योंकि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है पढ़ने पर एक जो क्या कहते हैं किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए, हाउ शुड वी रीड ए बुक, हमको पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए, उस पाठ में दिया गया है। तो रीडिंग जो हैबिट है वो भी आपको इसमें शामिल करना है। तो ऐसे कई चैप्टर आपके दिए हुए हैं। जैसे कि एक पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, उसमें राइटर लेखिका अनीश जंग हमें यह बताती है कि किस प्रकार से चाइल्ड लेबर, बाल श्रम इज ए कर्स इन इंडिया, भारत में बाल श्रम किस प्रकार से अभिशाप बन चुका है। उसमें दो चैप्टर का जिक्र करती है, एक है साहेब आलम और दूसरा है मुकेश। साहेब आलम whose family came from Bangladesh in 1971 as refugee and settled here at Simapuri, New Delhi। साहेब आलम जिसका परिवार बांग्लादेश से आया था 1971 में और यहां नई दिल्ली में सीमापुरी में आकर के बस गया था। दूसरी बात करते हैं तो दूसरे बात में मुकेश है जिसका परिवार कहां से आया था, फिरोजाबाद में रहता था और फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करता था, यानी कि बेंगल मेकर फैमिली में जन्म लिया था। तो चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लिया था और उसने चूड़ी बनाने के सिवा कुछ भी नहीं सीखा था और वो कुछ चेंज करना चाहता है अपने जीवन में। He wants to be a motor mechanic, एक मोटर मिस्त्री बनना चाहता है। तो यहां चाइल्ड लेबर पर दिया गया किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, कारखानों में लगे हुए हैं या कूड़ा करकट बीनने का काम करते, रैक पिकर्स हैं वो, ये इस चैप्टर में दिया गया। तो चाइल्ड लेबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाउरी सिस्टम की बात करते हैं, आपने कक्षा 10 में भी भोली वाला पाठ पढ़ा होगा, उसमें डाउरी सिस्टम, दहेज के ऊपर बहुत सारी जो बात दी गई है। तो यहां आपको वही चीज पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेट्स बी बिगिन।
चलिए हमें शुरुआत करना चाहिए। आर्टिकल और स्पीच, आर्टिकल मन होता है लेख और स्पीच मन होता है भाषण। भाषण की बात करते हैं तो यहां स्पीच का मतलब होता है भाषण। आर्टिकल हो या स्पीच हो, सभी कंपोजिशन में ही आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन की परिभाषा क्या है? कंपोजिशन इज ए शॉर्ट टेक्स्ट दैट इज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज। एक विद्यालय के अभ्यास में हम जो शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं वो क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है, रचना कहलाता है। कंपोजिशन का मतलब रचना। द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी के द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक डिक्शनरी निकालती है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी नाम की, तो उसमें द डेफिनेशन ये दी हुई है, परिभाषा दी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम लिखते हैं कि आप पेन कॉपी उठाइए और लिखिए आर्टिकल एंड स्पीच। आप इस डेफिनेशन को लिखिए और फिर नीचे लिखिए आर्टिकल एंड स्पीच लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। लिखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सर्वप्रथम आर्टिकल और स्पीच का टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना चाहिए जो साफ व सुस्पष्ट हो। ध्यान रखिए, शीर्षक फोकस में होता है, और यदि आपका शीर्षक ही टेढ़ा मेढ़ा आपने लिखा है तो गलत है। शीर्षक कैसे लिखना है? जो भी आप लिख रहे हो उसका शीर्षक बीचों बीच लिखिए, बिल्कुल बीच। ये नहीं है कि आपने यहां शीर्षक लिख दिया, इधर शीर्षक लिख दिया, ये गलत है। शीर्षक आप लिखोगे, बीचों बीच लिखोगे, तो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को वो फोकस में आए, वो आराम से उसको देख सके। दूसरी बात, शीर्षक जब लिखते हैं तो मैं फिर बता रहा हूं, सभी लेटर्स, ऑल द लेटर्स ऑफ एनी टाइटल should be in capital. If you do not want to write all the letters in capital N in any title, then make the first letter of the title as capital. यानी कि शुरुआत किसी भी शीर्षक को लिखते हो तो सभी अक्षरों को आप कैपिटल लेटर्स में लिखो। यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो उस शीर्षक का पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिखना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आर्टिकल के, यहां मैं स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं, शीर्षक के नीचे या राइट साइड में
लेखक का नाम लिखें। लेखक का नाम लिखें, ये दूसरी बात इसमें आती है। यानी कि मान के चलिए आपने यहां शीर्षक लिखा है, प्रिय विद्यार्थी इधर देखिए, आपने शीर्षक ये लिख दिया बिल्कुल बीचों बीच, तो आप ब्रैकेट बना करके यूं छोटे अक्षरों में, और यहां आप अपना नाम लिखें, बाई जो भी नाम है, एक्स वाई जेड, टॉम डिक एंड हैरी, या यहां नहीं लिखते हो तो फिर यहां लिखें, इसके नीचे इधर दाईं तरफ या यहां लिखें। ये आर्टिकल होना चाहिए, स्पीच में नहीं। वी डू नॉट राइट द नेम ऑफ राइटर जस्ट बेलो द टाइटल इन एनी स्पीच, ये केवल किसमें होगा, आर्टिकल में होगा। आगे बात करते हैं नंबर 3। स्पीच लिखते समय शीर्षक के नीचे पैरा बनाकर, पैरा का मतलब पैराग्राफ, यानी कि अनुच्छेद बनाकर ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, worthy teachers and my dear students, I नाम, would like to say something on, और यहां फिर से आपको शीर्षक का नाम लिखना है। आप इसको कॉपी कीजिए, उतारिए, मैं समझाता हूं कि स्पीच आपने यहां ध्यान दीजिए, आर्टिकल स्पीच का शीर्षक तो एक ही हो सकता है, कोई भी शीर्षक हो। मान के चलिए मैं आपको यहां बात करता हूं, करप्शन की बात करता हूं, तो करप्शन में आपने यहां शीर्षक लिखा। आर्टिकल लिखते हो तो उसके जस्ट नीचे आप उसका लेखक का नाम लिखोगे और नीचे लिखना शुरू कर दोगे डायरेक्टली कि आप आर्टिकल करप्शन के बारे में क्या लिख रहे हो। लेकिन यदि आप स्पीच लिख रहे हो तो ध्यान रखना है आपको, स्पीच में शीर्षक लिखने के बाद यहां से पैरा बना करके और फिर आपको लिखना है कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, शुरुआती स्पेलिंग यदि आपकी गलत है तो एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा, ध्यान नहीं देगा बिल्कुल। हाँ, बीच में किसी कारण से, हालांकि गलत तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से बाय मिस्टेक, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान ही, गलती हो भी जाती है, बीच में यदि हो भी जाती है तो डोंट माइंड, किसी भी कारण। लेकिन यदि शुरुआत में आपने यहां गलती कर दी तो वो फोकस में आती है, और वो भी प्रिंसिपल जैसी स्पेलिंग, तो यहां एग्जामिनर आपको अधिक मार्क्स नहीं देगा, आपको हल्के में लेगा। वर्दी टीचर्स, वर्दी का मतलब विद्वान अध्यापकों, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सॉरी विद्यार्थियों, यहां एस लगाए, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई लिख करके नाम, और फिर वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू से कहना, समथिंग माने कुछ, ऑन जो भी सीरियस, ऑन करप्शन, फिर से लिखना है आपको। ये किस में लिखना है, केवल स्पीच में। आगे चलते हैं।
यदि आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, मैं तो कहता हूं लिखें, 2-3 लाइन आपकी भरेंगी, अच्छी बात है। नहीं लिखना चाहते लिख दीजिए ऑनरेबल डाइस पर्सन्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बस डाइस पर्सन्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो डाइस पर बैठे हुए हैं, ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं, वो सारे आ जाएंगे उसमें, चाहे चीफ गेस्ट उसमें हो, चाहे प्रिंसिपल सर उसमें हो, चाहे उसमें टीचर्स हो, और भी जो गेस्ट हैं वो हो, वो सब आ जाते हैं उसमें डाइस पर्सन्स में। ओके डियर्स, यदि आप चाहते हो या स्टूडेंट्स नहीं लिखते हो, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी और आप स्पीच लिखें, स्टूडेंट लिखें, ये बेटर है। स्टूडेंट फिर भी आप नहीं लिखना चाहते तो एक शब्द ऑडियंस, एंड डियर ऑडियंस और प्रिय श्रोताओं, ये आप लिख सकते हो। मैं यहां कुछ कहूंगा, ये कंप्लीट होने के बाद नंबर 4, किसी टाइटल की विषय वस्तु की डेफिनेशन से आर्टिकल या स्पीच प्रारंभ करें। यानी कि आप जो भी कुछ लिखें उसकी परिभाषा लिखें कि ये क्या है। जैसे करप्शन, करप्शन क्या है उसको लिखें पहले, सीधा थोड़ी लिख देते हैं करप्शन मिटना चाहिए, करप्शन क्यों हो रहा है, करप्शन फला, करप्शन ढेका, ये नहीं। What is the definition of corruption? What is the definition of price rise? What is the definition of co-education? What is the definition of patriotism? ये होना चाहिए। आर्टिकल स्पीच प्रारंभ करें। नंबर 5, कारण और प्रभाव का फर्स्ट पैराग्राफ में रेफरेंस दें। यानी कि शुरुआत में आप कारण बताओगे उसके पहले पैराग्राफ में, और पहले पैराग्राफ जैसे ही अंत होता है तो उसके प्रभाव वगैरह भी आप दें। नंबर 6, आर्टिकल या स्पीच के समाप्त होने पर उपाय या सजेशंस लिखते हैं। भाई मान के चलिए कोई ऐसी चीज है जिसमें आतंकवाद के ऊपर लिख रहे हो, आपने उसके परिभाषा लिख दी है, क्या क्या कारण आतंकवाद के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, आतंकवाद क्या है, इन दिनों बड़ा बर्निंग इश्यू है, टेररिज्म इज ए बर्निंग प्रॉब्लम इन दीज डेज। टेरर क्या है, द वर्ड टेरर इज नॉट न्यू फॉर इंडिया, भारत के लिए टेरर शब्द कोई नया शब्द नहीं है, बिकॉज फॉर्मरली इट वाज कनेक्टेड विद रॉबर्स एंड डकॉइट्स इन इंडिया, क्योंकि भारत में पहले ये लुटेरों से या फिर डकैतों से जुड़ा हुआ शब्द था। आज बहुत कुछ लोग हैं जो दे कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय बैलेट, दे टेक सपोर्ट ऑफ बुलेट। बहुत लोग हैं जो बैलेट से, मतदान से अपनी समस्या का हल नहीं कर पाते हैं, वो गोली का सहारा लेते हैं, कारतूस का सहारा लेते हैं, और फिर आतंकवाद फैलता है। पूरा संसार इससे प्रभावित है, चाहे वो इंडिया हो चाहे और कोई भी देश हो। ये कैंसर की तरह हो गया है, ये ऐसा हो गया है। कहां से ये पनपता है? आतंकवाद थ्राइव्स इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फैनाटिज्म। आतंकवाद गरीबी और क्या कहते हैं, बेरोजगारी, फैनाटिज्म, धर्मांधता से फैलता है। और फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहते हो? व्हाट सजेशंस you want to give the government of India to eliminate terrorism from the country? इस देश से आतंकवाद का उन्मूलन करने के, समापन करने के लिए आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहते हैं? अंत में लिखो। ओके डियर्स, यह बात करते हैं आगे। नंबर 7,
नंबर 7 बात करते हैं स्पीच के समाप्त होने पर लेफ्ट साइड में नीचे थैंक्स या थैंक यू या थैंक्स ए लॉट लिखें। ये आपको यहां लिखना है, लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आपको थैंक्स लिखना है। लेकिन ध्यान रखिए, यू हैव टू माइंड, वी डू नॉट राइट थैंक्स, थैंक यू एंड थैंक्स ए लॉट in any article. We write thank you only in speech. ये ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल में ये नहीं लिखना है। ये किस में लिखना है? केवल स्पीच में लिखना है। ओके डियर्स, बोर्ड एग्जाम में लगभग 100 शब्दों में आर्टिकल या स्पीच लिखना होता है। बोर्ड परीक्षा में जो आर्टिकल स्पीच है वो कितने शब्दों में लिखना होता है? लगभग 100 शब्दों। मतलब कहने का कि आपको वर्ड लिमिट है 100, पर यदि आप 100 शब्द ही लिखते हैं तो बिल्कुल आपका छोटा सा पैराग्राफ बनेगा, क्योंकि 100 शब्द क्लास 12 और वो भी मार्क्स कितने हैं आपके? 7 अंकों का आप लिख रहे हो। 7 अंकों में 100 शब्द के बजाय आप लगभग 125 140 शब्दों का अवश्य इस्तेमाल करें। ओके डियर्स, यहां आपका ये समाप्त हो गया है कि किस प्रकार से लिखें। यहां और समय न खर्च करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूं कि यहां आपको और लिखा हूं कि सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ग्रामर की गलती ना करें, किसी स्पेलिंग की गलती ना करें। ये मैं लिखाने के बजाय मैं आपको और यानी कि वैसे कह रहा हूं, आप समझिए कि हमें व्याकरणीय गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको एक दिन क्लास लूंगा, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलेशन, रट्टा नहीं मारना पड़े, आपको ट्रांसलेशन करना पड़े, क्योंकि रट्टा मारने से आप आर्टिकल को भूलोगे, डिटरमाइनर्स को भूलोगे, प्रीपोजिशन को भूलोगे, कहीं ना कहीं शब्दों को भूल जाते हैं। तो यहां बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल स्पीच में हमें कोई भी व्याकरणीय त्रुटि नहीं करनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग एरर हमको नहीं करनी चाहिए। हमारी स्पेलिंग ही गलत है तो फिर नहीं, स्पेलिंग सही है और व्याकरणीय आपने गलती की है तो प्रिय विद्यार्थियों फिर भी एग्जामिनर अंक देने की सोच सकता है, लेकिन व्याकरण में आपने गलती की नहीं और आपकी स्पेलिंग गलत है तो यहां आपको अंक नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं आई एम कमिंग, यह सेंटेंस सही मैं आ रहा हूं, और यहां आपने व्याकरणीय गलती करके लिखा आई कमिंग, तो आपको एग्जामिनर नंबर देने की सोच सकता है। लेकिन आपने व्याकरणीय गलती न करते हुए स्पेलिंग की गलती की है तो यहां आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये देख लो, ये आपका व्याकरणीय सही है असमा नहीं है कि आई एम की स्पेलिंग क्या लिखी आपने? एम ए, और कमिंग की क्या लिखी? CIMONG। इसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे, इसमें मिल सकते हैं। यू डिड नॉट राइट हियर एम, बट
after that you can get marks in this sentence, but you will not get any marks in this sentence. आप इस सेंटेंस में कोई मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, यहां शीर्षक डालिए और लिखना शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए नंबर 1, प्रिपेयर ए स्पीच, एक भाषण तैयार करें। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, वर्बल, विजुअल, आर्टिकल वगैरह जो होते हैं उनमें वर्बल है, विजुअल है, आर्ग्यूमेंट है, कई प्रकार के होते हैं, दृश्य आते हैं। जैसे कोई चित्र आ गया, महात्मा गांधी आ गया, तो आपको महात्मा गांधी के ऊपर लिखना है। महात्मा गांधी कौन है? ही वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज बोर्न ऑन द डेट, जो भी तारीख आपको वो लिखनी है। उसमें फिर आपको उसके जीवन बारे में लिखना है। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, फ्रॉम दैट ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड इन 1915 ही केम टू इंडिया, ही जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। इसमें आपको कई चीज लिखनी है। लॉन्च्ड सेवरल मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, आपको उसके बारे में पूरा लिखना है। ओके, और एक आपको पॉइंट आ गया, एक आपको चित्र आ गया, एक आर्गुमेंट, तर्क वितर्क आ गया। प्रिपेयर ए स्पीच ऑन, आपको यहां एक भाषण तैयार करना है, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। ये आपका शीर्षक है, ये आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिखिए, कॉपी तैयार रखो, बिल्कुल आराम से लिखिए। ऐसे समझिए जैसे कि आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल धीमे, जल्दी नहीं करूंगा, डोंट वरी। हाँ, जहां आपको लगा है किसी एक आध पत्र में जल्दी भी हो गई है तो आप मुझे बता देना। हाँ, उसमें यदि आप, एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि उसमें जो लेटर टू एडिटर होते हैं उसमें आप पोलाइट ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लिखते हैं, लिख दीजिए, और नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेटर टू एडिटर में पोलाइटनेस का इतना खास जिक्र नहीं होता है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, नम्र पत्र, तो उसमें ऐसा खास नम्रता आपको प्रकट नहीं करनी है। पोलाइटनेस का प्रयोग हम करते हैं कंप्लेन लेटर्स में, शिकायती पत्र विशेषकर, और यदि आप उसमें भी कर देते हो लेटर टू एडिटर में तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। पोलाइट का मतलब होता है नम्र। लेटर टू एडिटर में आप नम्रता का जिक्र न करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर में भी आप पोलाइटनेस का प्रयोग नहीं, क्योंकि हम पोलाइट तो हैं ही जो हम पत्र लिख रहे हैं। कंप्लेन लेटर्स में क्या होता है कि हमें अपनी शिकायत के ऊपर हमें एक्शन दिलवाना है। शिकायत जो हम कर रहे हैं उस पर हमको आदेश दिलवाना है, जरूरी है। शिकायत का निवारण करवाना है। मान लीजिए हम कोई आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं एडिटर से, और वो हमारी पोलाइटनेस से हमारे उस क्या कहते हैं आर्टिकल को पब्लिश नहीं करेंगे। वो हमारे आर्टिकल का जो थीम है, आर्टिकल के अंदर जो हमने लिखा है उस पर अधिक फोकस करेंगे। जबकि हम शिकायत का समाधान करवाना चाहते हैं तो हम पोलाइटनेस से करते हैं। मान लीजिए आप किसी टीचर के पास कोई शिकायत लेके आते हैं किसी बच्चे की, तो आप पोलाइटनेस दिखाओगे तभी टीचर उस पर एक्शन जल्दी लेता है, और आप गुर्रा करके टीचर के पास आओगे तो हो सकता है उसमें देरी लगाए। तो पोलाइटनेस का हम जिक्र करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर कंप्लेन लेटर्स में, क्योंकि वह हम शिकायत का समाधान करवाना चाहते हैं, तो उसमें हम हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हुए हम अपनी समस्या को रखते हैं। ओके डियर्स, मैं ये समझता हूं शायद आप समझ गए होंगे कि पोलाइट का मतलब नम्र, और आप उसमें जिक्र ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने उतार लिया होगा। मैं सबसे पहले शीर्षक को लिखता, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। मैंने बताया था फर्स्ट लेटर आप द प्लेस ऑफ मदर
इन द। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हो तो इसमें यानी ये बताया गया है परिवार में मां का स्थान क्या है। आजकल परिवार में, घर में मां क्या है? मां एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोटेक्टर है। मां ही वो होती है जो सर्वप्रथम किसी बच्चे के संपर्क में आती है। बच्चा अपनी मां के संपर्क में आता है सबसे पहले। तो मां के ऊपर क्यों लिखवा है? आपका एक चैप्टर है ए रूम 10x8, 10x8 का कमरा। उसमें क्या होता है कि वृद्ध जो सासू मां होती है मिसेज मलिक, उसके प्रति उसका जो विचार, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। और उसके बाद जो ही उसकी सासू मां का देहांत होता है, वो स्वयं सासू मां बन जाती है मिसेज मलिक, तो उसके प्रति उसके क्या कहते हैं, उसके पुत्र वधू का जो विचार होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। इस वजह से हमें ये शीर्षक लिखना है और ये एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आपको यहां कुछ भी नहीं लिखना है, राइटर का नाम नहीं लिखना है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग आर्टिकल हेयर, वी आर राइटिंग और वी आर प्रिपेयरिंग हेयर स्पीच। स्पीच में आपको यहां शुरुआत करनी है। एक चीज और बता रहा हूं, आप चाहो तो एक या दो, लास्ट दो से अधिक नहीं, एक या दो कोटेशन का प्रयोग कर सकते। कोटेशन का मतलब उद्धरण। जैसे मां के ऊपर यदि कोई उद्धरण आपको याद है, या किसी महान लेखक ने, महान विचारक ने, फिलोसफर ने, दार्शनिक ने यदि मां के ऊपर कुछ बोला है, लिखा है, तो निश्चित रूप से आप उस कोटेशन, उस उद्धरण का प्रयोग भी आप कर सकते हो हेयर इन द स्पीच, इन द आर्टिकल। जैसे कि आप स्पीच शुरुआत करते तो ही लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, और बाद में लिखने हो बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोटेशन जो लिखी जाती है विशेषकर वो लिखी जाती हैं पद में, यानी कि वर्ष में, और ये जो विधा है वो गद्य की विधा है, इसलिए हमको ज्यादा नहीं, हाँ एक दो का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमारा ये क्या कहते हैं, गद्य भाग प्रभावशाली बनता है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, आदरणीय सम्माननीय चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। चीफ गेस्ट में आप जी को कैपिटल भी बना सकते हो तो भी ठीक है। वर्दी टीचर्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आई, मैं, यहां अपना नाम लिख दीजिए। वुड लाइक, ध्यान रखना हमने अब पैरा यहां से बनाया है तो ऐसे बनाना है। आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन, अब आप इसे यहां इन्वर्टेड कॉमा बंद कर सकते हो और फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दीजिए सभी शब्दों का। द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, मैं, घर में मां का स्थान। इस शीर्षक पर मैं यहां कुछ कहना चाहूंगा। ओके डियर्स, क्या कहना चाहूंगा? मां के ऊपर लिखना है कि मां का क्या स्थान, मां क्या है, यह परिभाषा आपको देनी है। तो क्या लिखोगे? मदर
इज द नेम ऑफ गॉड। स्मॉल लिख सकते हो, ऑन द लिप्स एंड in the heart of a little child। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ये फुल स्टॉप क्योंकि वीडियो में दिखता नहीं। For her power of creation mother has been compared to God। अपने पावर ऑफ क्रिएशन, रचना की ताकत के कारण उसकी तुलना किससे की गई है? भगवान से। कॉपी कीजिए, आप बता दी और लिख देते हैं थोड़ा सा। A child first of all comes in contact with his or her mother। एक बच्चा सर्वप्रथम अपने मां के संपर्क में आता है। A mother teaches her child to speak। एक मां अपने बच्चे को बोलना सिखाती है। To hold finger, उंगली पकड़ना सिखाती है। And to move on his her, on लगा देना प्रिपोजिशन, on his her feet, अपने पैरों पर चलना सिखाती है। कौन? मां। आगे इसमें मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हिंदी ट्रांसलेट करा देता हूं। सम्माननीय चीफ गेस्ट, आदर सम्माननीय चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों एंड माय रेजिडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई मैं वुड लाइक चाहूंगा टू से कहना समथिंग कुछ ऑन द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, घर में मां का स्थान, इस बात पर कुछ कहना चाहूंगा। मदर इज द नेम ऑफ गॉड, मां भगवान का नाम होती है। ऑन द लिप्स माने होठों पर, एंड इन द हार्ट और हृदय में, ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के। फॉर हर पावर ऑफ क्रिएशन, अपनी रचना की ताकत के लिए, मदर या ताकत के कारण, फॉर मन के कारण भी होता है, फॉर माने के लिए भी होता है, फॉर मीन्स के कारण भी होता है, कॉज भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि बात करते हैं आई केम लेट फॉर माई बाइक गॉट ए पंक्चर, मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक पंक्चर हो गई। आगे बात करते हैं, मदर हैज बीन कंपेयर्ड, मां की तुलना की गई है, टू गॉड, किससे? भगवान से।
ए चाइल्ड एक बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम, कम्स आता है, इन कॉन्टेक्ट मन संपर्क में, विद हिज हर मदर अपनी मां के। एक प्रिपोजिशन और लिख सकते हैं यहां, ऑफ, विद या ऑफ। ए मदर एक मां टीचेज सिखाती है, पढ़ाती नहीं बोलेंगे यहां, सिखाती है, हिज हर चाइल्ड अपने बच्चे को, टू स्पीक बोलना, टू होल्ड फिंगर उंगली पकड़ना, एंड टू मूव और चलना, ऑन हिज हर फीट अपने पैरों पर। यहां से आगे लिखना है, पैरा चेंज नहीं करना है आपको प्रिय विद्यार्थी। यू विल नॉट चेंज योर पैराग्राफ, यहां जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं। शी इज प्रोवाइडर, protector, producer, an embodiment of love and understanding, and so many qualities, and एक मिनट, has so many qualities wrapped in one. शी इज प्रोवाइडर प्रदात्री है, प्रोटेक्टर रक्षात्री है, प्रोड्यूसर निर्मात्री है, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेम और समझदारी की प्रतिमूर्ति है, एंड हैज और वह रखती है सो मेनी क्वालिटी बहुत से गुण, रैप्ड माने लिपटे हुए, इन वन माने एक में ही। God could not be everywhere, so he made mothers. भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उसने माओ को बनाया। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। आप यहां पैरा चेंज करके और ये कोटेशन लिखोगे और उसके बाद फिर पैरा चेंज करोगे और फिर आप ये लिखोगे। प्रिय विद्यार्थियों, समय भी हो चुका है, आपका एक ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसके रूल्स जो बताए थे वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। कल लगभग 2 या 3 कम से कम ये कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें अब समय नहीं लगेगा पत्र की तरह, क्योंकि पत्र में तो फॉर्मेट भी बनाना होता है। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद एक पैराग्राफ और लिखेंगे, ओके डियर्स, और उस पैराग्राफ के बाद यहां आपका ये समाप्त हो जाएगा। और स्पीच में नीचे फिर हमको क्या लिखना, थैंक्स या थैंक यू। अभी नहीं लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको आराम से उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके डियर्स, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरीज, कोई भी समस्या, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव, यू कैन कॉल मी, यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स।